अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ज़ोरों शोरों पर चल रही होगी। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत हिम्मत ताकत दे अच्छे से अच्छी तैयारी करने की। सबसे पहले तो ढेर सारी दुआएं। अच्छा भाई, इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है? इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गो के हमने ये बातें की हुई हैं, सारी की सारी बातें की हुई हैं हमने। हमारे सेशंस हो रहे थे तब भी की हुई हैं, वर्कशॉप में भी हमने की, फिर वर्कशॉप के एंड में आधा घंटा मैंने सिर्फ इन्हीं एग्ज़ाम टिप्स और टेक्निक्स पर लगाया। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस, सर कोई टिप दे दें, सर कोई टेक्निक, सर कुछ बता दें, क्या पेपर कैसे? चलो फिर से बना लेते हैं तुम लोगों की खातिर वीडियो। सो भाई, ये वो बातें जो हमें काफ़ी सारी बातें पहले से पता है। सो इट विल बी मोर ऑफ अ रिपिटिशन, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, याद दहानी की ज़रूरत होती है और ये बेसिकली याद दहानी के लिए है। बिल्कुल एंड टाइम पर ये बातें अपने ज़हन में रखनी है, परेशान नहीं होना। इस पूरी वीडियो का मकसद ये है कि आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ये पेपर आपके हाथ में है जो कि इंशाल्लाह पास होके ही रहेगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है मेरे बच्चों? तो ऑटम 2023 अटेम्प्ट के लिए कुछ एग्ज़ाम टिप्स और कुछ फ़ोकस एरियाज़ जो मेरे हिसाब से जिन पर स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा ज़रा एक्स्ट्रा फ़ोकस करना चाहिए। अच्छा भाई, की पॉइंट्स टू रिमेंबर पर आ जाओ। क्या चीज़ें आपको अपने ज़हन में रखनी है? सबसे पहले बी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड। अभी तो बच्चे परेशान हैं, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कर लें क्या, वो कर लें। भाई अब तुमने जितना कर लिया वो काफ़ी है। जिधर से भी किया, जो भी किया, जैसा पढ़ा, जितना पढ़ा, बी कॉन्फिडेंट कि इसी से पास होगे इंशाल्लाह। अभी एंड टाइम पर तजर्बात करने का टाइम नहीं। यू डोंट हैव टाइम टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। जो पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है, जैसा पढ़ा है, बस वही बेस्ट है। ठीक है? सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा लो, इंशाल्लाह उसी से पास होगा और वही मेहनत तुम्हारी रंग लाएगी, अल्लाह के हुक्म से। कॉन्फिडेंस इज़ द की। अगर तुम पैनिक में हो, अगर तुम परेशान हो, मेरी तो कोई तैयारी ही नहीं है, मैं तो फेल हो जाऊँगा, पता नहीं मैं फेल ना हो जाऊँगा, तो भैया फिर तुम अल्लाह ना करे फेल हो सकते हो। बिकॉज़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। तुम ठीक भी कर रहे होगे तो परेशान होगे, तुम ठीक भी कर रहे होगे तो पैनिक होगे, गलत कर दोगे। ऐसा नहीं करो भाई, ठीक हुई बात? बी कॉन्फिडेंट, इंशाल्लाह पास होगा। क्लासें ली हैं, सारे के सारे सवाल प्रैक्टिस किए हैं, क्लास में सब चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, डिस्कशन की है, सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो क्यों फेल होगा भाई? अच्छा, फिर सीक्वेंस ऑफ रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस ऑफ रिवीजन, रिवीजन का सीक्वेंस क्या हो? वैसे तो सब रिवाइज भी हो गया अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया होगा इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी लास्ट डे रिवीजन का सीक्वेंस भी क्या हो? लास्ट डे रिवीजन का सीक्वेंस भी बेटा वही हो जो हमारा रिवीजन का सीक्वेंस है। 3 चैप्टर्स जो थ्योरी के, जिससे 8 से 10 मार्क का सवाल आएगा आपका। सिस्टम्स ऑफ टैक्सेशन, एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सबसे पहले वो रिवाइज कर लिया, 8 से 10 मार्क का एक सवाल पक्का हो गया। आसान से सवाल है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर वाले सवाल आते हैं आम तौर के ऊपर, और वो आपने प्रिपेयर कर लिया। फिर सेल्स टैक्स रिवाइज कर लो। सेल्स टैक्स में जब मैं कह रहा हूँ सेल्स टैक्स, तो उसमें सब, अब उसके कॉन्सेप्ट भी, उसके डेफिनेशंस भी, उसकी थ्योरी भी, उसकी प्रैक्टिस भी, सब एवरीथिंग। बहुत प्रैक्टिस करिए सेल्स टैक्स की। कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, सब कुछ आपके हाथ में है। सेल्स टैक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरे पूरे मार्क्स आपके हाथ में, पूरे पूरे मार्क्स आपके हाथ में, टेंशन नहीं लो। एक आध एडजस्टमेंट अगर प्रॉब्लम कर भी जाए, डोंट पैनिक। उस एक आध प्रॉब्लम की वजह से पूरे सवाल को रुइन मत कर देना, बर्बाद मत कर देना। आपको सब आता है, ठीक है? और अल्लाह के हुक्म से आप बहुत अच्छा कर पाओगे। फिर इनकम टैक्स के की एरियाज को रिवाइज कर लो। बिजनेस इनकम, सारे हेड्स ऑफ इनकम हो गए, बिजनेस इनकम, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, लॉसेस, सब के सब, ठीक है, कर लिए। फिर जो आपके अदर थ्योरी के चैप्टर, वेल्थ स्टेटमेंट से सवाल आ सकता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, आया नहीं कुछ अटेम्प्ट से। फिर थ्योरी के चैप्टर्स के अंदर रिटर्न, असेसमेंट, अपील, रिकॉर्ड्स वगैरह वगैरह, जिनसे स्टूडेंट्स को नफरत होती है। नफरत करो, मोहब्बत करो, भैया पेपर में आता है। क्या करें, पूरा करें, आधा करें, थोड़ा करें, कितना करें? मैंने आपको यही कहा है भाई, अच्छा स्टूडेंट कोशिश करेगा कि वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करे, लेकिन बहुत सारे सवालात एक पास्ट एग्जाम पेपर्स में बहुत हद तक रिपीटेटिव हैं, कम से कम उनको ज़रूर देख लो, ठीक है भाई? रिटर्न कब रिवाइज़ हो सकता है, कब रिटर्न रिवीजन का नोटिस, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कब हो सकती है भाई, कितने टाइम लिमिट में हो सकती है? इसी तरह से रिकॉर्ड्स क्या-क्या रखने हैं, ठीक है भाई? अपील के ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, डेफ़िनिट इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ें जो बार-बार आती हैं और आती रही हैं, ठीक है?
एडीआर इसके पैनल में कौन होगा, उसके पैनल में कौन होगा, सब चीज़ें आपको आपके ज़हन में होनी चाहिए, बिल्कुल रटी हुई नहीं भी है, कोई इश्यू नहीं, बार-बार पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, जितना दिमाग में रहेगा उतना लिख देना, बहुत है, अल्लाह के हुक्म से, टेंशन नहीं लो, ठीक है? फिर बहुत इम्पोर्टेंट, बार-बार बच्चे पूछ रहे हैं, बताया भी मैंने, सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस क्या हो हमारा। मैं एक ही बात बार-बार कहता आया हूँ और कह रहा हूँ और कहता रहूँगा। सबसे पहले वो सवाल अटेम्प्ट करो जो आपको सबसे अच्छा आता है। सबसे पहले वो सवाल अटेम्प्ट करो जो आपको सबसे अच्छा आता है। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर शुरू के 15 मिनट्स को हम कैसे यूटिलाइज़ करें? शुरू के 15 मिनट्स को हम कैसे यूटिलाइज़ करें? बहुत सिंपल फ़ॉर्मूला है, बहुत सिंपल। सबसे पहले पेपर आपके हाथ में आया, बिस्मिल्लाह, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, आयतुल कुर्सी पढ़ी। अच्छा भाई, अब आपने सवाल देखना शुरू किए। 15 मिनट में आपने शुरू के 5 मिनट आपने इस चीज़ पर लगाने हैं, व्हाट शुड बी द सीक्वेंस इन व्हिच यू विल बी अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। 5 मिनट में आपने सीक्वेंस डिसाइड कर लेनी है। फिर आपने उस सीक्वेंस को चेंज नहीं करना, आपने अपनी सीक्वेंस लिख देनी है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 5 है जो आप नंबर सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो, आपने उसके ऊपर 1 लिख दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आप इसी तरह सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आप सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट करना चाहते हो, आपने उसको उसके ऊपर 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 1 2 3 अपनी सीक्वेंसिंग कर दिया आपने। Now don't reread the questions again and again to determine the sequence. एक दफा टाइम लगा दिया, देख लिया, दैट्स इट। 5 मिनट में सीक्वेंस डिसाइडेड, लॉक्ड। अगले 10 मिनट क्या करना है? जो सबसे पहला क्वेश्चन आपने डिसाइड किया है, उसी को प्लान करना है भाई अगले 10 मिनट में। सिंपल। अगर आपने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिसाइड किया है, उसी को रीड करो भैया। सिंपल। उसी को रीड करो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका अटेम्प्टिंग टाइम शुरू होगा, आपने उसी को अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। तो जब आप उसी को प्लान कर रहे हो, उसी की अगर एनोटेट कर सकते हो तो उसी के बराबर में छोटी-छोटी कैलकुलेशन कर ली है आपने, ताकि जैसे ही सवाल आप शुरू करो तो आप फौरन से उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। बेसिकली मिसाल के तौर पर अगर मैं हूँ और मैं सीक्वेंसिंग कर रहा हूँ और मेरा प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा है, तो मैं सबसे पहले डिसाइड करूँगा, मिसाल के तौर पर मैंने कहा सेल टैक्स का सवाल सबसे पहले करूँ या इनकम टैक्स और बिज़नेस इनकम का सवाल सबसे पहले कर लूँ। नो वन। नाउ आई विल स्टार्ट प्लानिंग दैट वेरी क्वेश्चन। ठीक है? मैं उसी की प्लानिंग शुरू करूँगा, उसी की कैलकुलेशन शुरू कर दूँगा, वर्किंग शुरू कर दूँगा और जैसे टाइम स्टार्ट होगा उसको पेपर बनाना शुरू कर दूँगा। ठीक है? तो मेरा टाइम बच गया, 10 मिनट मेरे प्लानिंग में इस्तेमाल हो गए और मेरा आधे से ज़्यादा सवाल या पूरा ही सवाल मैंने प्लान भी कर लिया और प्लान करके पूरा प्लावा सवाल प्लान कर लिया, दिमाग में प्लान कर लिया, एडजस्टमेंट्स के ऊपर थॉट प्रोसेस चला लिया अपना और उसके बाद मैंने उसको काफ़ी हद तक कुछ कैलकुलेशंस की सॉल्व की। टाइम बच गया मेरा, फ़ायदा हो गया, अच्छी बात। जो सवाल सबसे अच्छा आता है वो अटेम्प्ट करो मेरे बच्चों। जिस सीक्वेंस में करना है करो, लेकिन वही सीक्वेंस हो, सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले करो। उसके बाद जो थोड़ा कम, उसके बाद जो उससे थोड़ा सा कम, उससे बाद जो उससे थोड़ा सा कम अच्छा आता है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं और कर सकते हैं कि भाई थ्योरी है सर, अभी-अभी रटी, ताज़ी-ताज़ी गरमा-गरम है, बस तवे पे से उतरी हुई है। तो सर क्या पहले हम थ्योरी कर लें? दिमाग में है बस ऐसा ना हो आगे-पीछे हो जाए, खिचड़ी पक जाए, गुडमुड हो जाए। क्या हम पहले वो कर लें? अरे भाई कर लो। इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू इट गुड, डू इट। बट एडवाइजेबल यही है जो चीज़ सबसे अच्छी आती है उसको सबसे पहले करो। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको लगता है कि यस आई हैव स्टार्टेड गेनिंग मार्क्स एंड माय पेपर इज़ पास नाउ। ठीक है? अच्छा भाई, सीक्वेंस पे बात हो गई। फिर एडवाइजिंग और एक्सप्लेनिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ गिवन केसेस। इसमें बच्चे बहुत प्रॉब्लम करते हैं, बहुत वीकनेसेस होती हैं, लैकिंग्स होती हैं। एडवाइजिंग और एक्सप्लेनिंग टैक्सेबिलिटी, एग्जामिनर का फोकस रहता है, ऐसे सवाल आते हैं। आपसे कमेंट्स मांगे जाएंगे, आपसे ट्रीटमेंट मांगा जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने नर्व्स पे काबू पाना है। जो भी ट्रीटमेंट पूछा गया है ना, ये मुझे आता है, थोड़ा सा सोचना है, सोच के मैं ट्रीटमेंट दे दूँगा और टिक दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर यू हैव टू you have to reproduce all the important elements, everything. For example, like if a question comes up about a capital gain, ठीक है? तो सबसे पहले कैपिटल एसेट की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो आपने कसौटी पे परखना है कि जिस एसेट की बात हो रही है, क्या वो कैपिटल एसेट है? अच्छा भाई, कैपिटल एसेट है, तो आपने उसको डेफिनेशन की रूह से कैपिटल एसेट डेफिनेशन की रूह से आपने उसको कैपिटल एसेट साबित कर दिया और आपने कह दिया भैया इसका डिस्पोजल कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा, चूंकि कैपिटल एसेट है। अच्छा भाई, अब कैपिटल गेन में तो जाएगा, लेकिन कौन सी कैटेगरी का कैपिटल एसेट है? क्या ये सिक्योरिटीज में फॉल कर रहा है, 37A में जा रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल कर रहा है, या ऑल अदर वाली कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाती है? क्योंकि 37A भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इमूवेबल प्रॉपर्टी
सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और ऑल अदर नॉर्मल टैक्सेस। कौन सी कैटेगरी है, इसका गेन विच रिजीम टैक्सेबल होगा ये भी लिखो। ठीक है, वही बात। सिक्योरिटीज है, जो रेट लग रहा है वो भी लिख दो। बात समझ आ गई। नॉन रिकॉग्निशन रूल है, क्यों है, क्या है, लिख दो भाई, एक्सप्लेन करो। नॉन रिकॉग्निशन रूल है, कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, लिखो। नॉन रिकॉग्निशन रूल है, जिसके हाथों में जा रहा है अब उसके हाथों में कौन सी अमाउंट कॉस्टेड होगी, लिखो, क्यों, लिखो कि भाई रिसीवर के हाथों में जो कॉस्टेड होगी वो वही होगी जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एक्वायर होगी। मेंशन एवरीथिंग। तुम अपने दिमाग में रखोगे कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स को, उसके तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू राइट इट, हैव टू राइट इट, एंड देन गिव द कैलकुलेशंस इफ नेसेसरी। कैलकुलेशन, कैपिटल गेन कैलकुलेट करो, उसका टैक्स कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन भी करो। तो हर चीज बतानी, स्टार्ट से एंड तक हर जुजियात एक्सप्लेन करनी। ठीक है भाई। फिर फॉर्मेट ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। फॉर्मेट क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, बड़ा फिक्स फॉर्मेट है। सीक्वेंस आपको पता है, कैसे टैक्सेबल इनकम, कैसे टैक्स लायबिलिटी, कैसे नेट टैक्स पेबल, सब के सब सीक्वेंस ऑफ टैक्स क्रेडिट्स आपको पता, सब चीजें आपको पता है। फॉलो द फॉर्मेट, डोंट मेक थिंग्स डर्टी, मेक इट वेरी प्रेजेंटेबल। खुला खुला लिखो, बड़ा बड़ा लिखो। मैं बार बार क्लास में इसी बात पे फोकस करता रहा। राइटिंग छोटी है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करो। ठीक है, वही बात। ट्राई टू मेक इट लेजिबल, क्लियर लिखो। देखो गंदी राइटिंग के मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपकी इतनी गंदी राइटिंग है कि एग्जामिनर को समझ ही नहीं रहा आपने क्या लिखा है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा गंदी राइटिंग के मार्क्स कट जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ अगर एग्जामिनर को समझ ही नहीं आया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सर बात क्या वही हो गई, इन अ वे अवॉइड लूजली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस। आधी पौनी बात, पूरी बात ही नहीं करी, टूटी फूटी बात कर दी, लूजली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस। छोटे सेंटेंसेस लिखो, बड़े बड़े पैरा ना लिखो भाई। ट्रीटमेंट है, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखो, तोड़ दो, ताकि आपकी बात एग्जामिनर तक कम्युनिकेट ठीक हो जाए एंड एग्जामिनर आपको हर पॉइंट पर इजी मार्किंग्स कर सके। इतना बड़ा पैरा लिखा है, उसके अंदर बातें आपने सारी जंबल करके डाल दी हैं, अब एग्जामिनर बेचारा परेशान हो गया ना, मार्क्स किस पे दूं, किस पे ना दूं। ठीक है, ये ना करो। अवॉइड लूजली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस, जंबल्ड सेंटेंसेस, हेवी पैराग्राफ्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इफ यू हैव मेड एनी assumptions, mention it, mention the assumptions taken। जो भी assumption आपने लिया उसको लिख दो भाई। अगर कोई चीज बिल्कुल ही ऑब्वियस है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, एग्जामिनर ने दी हुई है, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई assumption आपने ली है तो उसको लिख दो। ठीक हो गई बात। शो कैलकुलेशंस एंड वर्क। अच्छा, और ऐसी कई सारी assumptions हो सकती हैं। ठीक है, ऐसी कई सारी assumptions हो सकती हैं, और जगह जगह पर हमने क्लास में बताया कि हाउ यू शुड बी राइटिंग दोस assumptions, हाउ यू शुड बी राइटिंग दोस assumptions। फॉर मिसाल ले लो, छोटी सी मिसाल ले लो कि भाई डोनेशन या डोनेशन दिया है, इतना डोनेशन दिया है, मजीद कुछ नहीं लिखा हुआ, तो भाई इट हैज बीन अज्यूम्ड कि वो जो डोनेशन दिया है वो किसी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, एंड इट हैज बीन अज्यूम्ड कि वो बैंकिंग चैनल के थ्रू दिया है, तो लिख दो भाई। ठीक होगा। शो कैलकुलेशंस एंड वर्किंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं बार बार ये कहता हूँ, कैलकुलेशंस और वर्किंग अगर तुमने ठीक करी और फिगर ठीक आ गई है, तुमने वर्किंग शो नहीं भी करी, कैलकुलेशन शो नहीं भी करी, मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर फिगर आपकी ठीक नहीं आई है और ऊपर से आप कुछ गलती करते हुए आए हो और आपने वर्किंग भी कर दी जो शो भी नहीं करी है, तो भैया फिर आपके मार्क्स पूरे कट जाएंगे, फिर आपको कैलकुलेशन के आधे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने फॉर्मूला दिखा दिया, लिमिट दिखा दिया, एवरेज ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करके लिमिट्स दिखा दिए, फिर आंसर गलत आ गया, कोई इशू नहीं। एग्जामिनर हो सकता है पूरे मार्क्स भी दे, या आधा मार्क दे दे, आधा काट ले। ठीक है, 2 मार्क की एडजस्टमेंट 1.5 मार्क दे दे सारी वर्किंग के ऊपर, और सिर्फ कैलकुलेशन की मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई या राइटिंग मिस्टेक हो गई, लिखने में 0 एक मिस हो गया, कैलकुलेशन आपने पूरी शो की हुई है, हो सकता है एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे। ट्राई टू शो कैलकुलेशंस एंड वर्किंग्स। हम हर एडजस्टमेंट के आगे ब्रैकेट ब्रैकेट में ही लिख देते थे, वर्किंग की हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। तो ये these are the things which we have been doing day in and day out during our classes। ठीक है, so these are not difficult things, you know all these। फिर explain why you have not considered the impact of any information given in the question। अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी आपको गिवन है जो आपने इग्नोर की है,
अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी गिवन है जो आपने इग्नोर की है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों आपने उस इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट नहीं लिया। या तो आपने वर्किंग में लिख दिया, कमेंट वर्किंग के अंदर ही आपने ऐसी छोटी-सी नरेशन के अंदर लिख दिया और एनए कर दिया, डैश डाल दिया कि हमने इसको इग्नोर किया, हमने इसका इम्पैक्ट नहीं लिया। या आप अलग से नोट लिखकर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई यू हैव नॉट टेकन द इम्पैक्ट ऑफ दिस। ठीक है भाई? फिर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट पैनिक ऑन अकाउंट ऑफ 1 और 2 टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। फोकस ऑन अदर ईज़ी मार्क्स गेनिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्रीटमेंट्स। अगर 1-2 टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऐसी आ गई हैं जो आपको क्लिक नहीं कर रही हैं, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 19 मार्क्स के सवाल में 2 एडजस्टमेंट्स 2 मार्क की, 3 मार्क की आपको नहीं आ रही हैं, 16 मार्क्स आपके पास वैसे ही मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। You can easily gain those marks, you can easily have those marks in your kitty, and don't panic, otherwise you will also lose those easy gaining marks. Please, ये बात अपने ज़हनों में बिठा लें आप लोग, ठीक है? ये बात आप अपने ज़हनों में बिठा लें। Don't panic on account of 1 or 2 technical requirements. Focus on easy gaining marks. अगर ठीक है, थोड़ा-सा टाइम लगा के याद आ गई, समझ आ गई करने, लेकिन अगर नहीं भी आ रहा, जो समझ आता है ट्रीटमेंट कर दो, बाकी तो ठीक कर लो। सेल टैक्स की एक एडजस्टमेंट नहीं आ रही, अरे भाई बाकी तो ठीक कर लो। उस एक के चक्कर में पूरा सवाल क्यों ज़ाया कर रहे हो? एंड स्टूडेंट्स लिटरली डू दिस। 19 मार्क्स के सवाल में 17 मार्क्स आपके पास हैं, लेकिन वो 2 एडजस्टमेंट्स की वजह से ये 2 क्यों नहीं आ रही? पूरा सवाल बर्बाद हो गया। आती हुई चीज़ भी भूल गए, गलत कर दी। ऐसे ना करो, ऐसे ना करो मेरे बच्चों। ना उस पे काबू पाओ। प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं एंड इट रिक्वायर्स यू टू बी प्रोफेशनल ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। इट रिक्वायर्स यू टू बी रेशनल ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट ओवररन योर टाइम ऑन एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन। कोई सवाल नहीं आ रहा, बीटिंग अराउंड द बुश, बर्बाद कर रहे हो टाइम। भैया आगे बढ़ जाओ, जगह छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, हर सवाल नए पेज से शुरू करना है, पार्ट्स उसी के साथ अटेम्प्ट करो। उस सवाल का पार्ट बाद में अटेम्प्ट नहीं होगा। पार्ट नहीं आ रहा, जगह छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। जगह छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। कोई पार्ट आधा अधूरा आ रहा है, जो तुमने शुरू में 2-3 मिनट लगा के जो लिखा है, तुम्हें वही आता है, सबसे अच्छा वही आता है। बाकी तुम उसके ऊपर मज़ीद 5 मिनट भी लगा लोगे तो बर्बादी करोगे अपना टाइम। आखिर में बच जाए, लगा देना, जगह छोड़ो, आगे बढ़ो, डोंट बीट अराउंड द बुश। बिकॉज़ इट इज़ प्रूवन थिंग कि जो आप शुरू में लिखोगे, वो आप जो आपको सबसे अच्छा आता है वो आप लिख चुके हो। उसके बाद आप सिर्फ़ बकवास कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो डोंट ओवररन योर टाइम ऑन एनी क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी नहीं समझ आ रहा, 2-3 एडजस्टमेंट, 1 आधा एडजस्टमेंट है, यार उसको जो समझ आता है करो, लेकिन आगे बढ़ जाओ। बाकी सवालों को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है? अच्छा भाई, फिर बात होगी फ़ोकस एरियाज़ की। तो फ़ोकस एरियाज़ को मैं ज़रा दूसरे पार्ट के लिए रखता हूँ कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ और आप उनको बहुत गौर से अच्छे से एक दफ़ा देख लें, पढ़ लें। एक दफ़ा रीकैप कर लें, पढ़ा होगा आपने। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल, अल्लाह के हुक्म से मुझे उम्मीद है कि उससे आपको फ़ायदा होगा। तो मैं अभी एक पार्ट यहाँ एंड कर रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट में मैं ज़रा फ़ोकस एरियाज़ के ऊपर बात करता हूँ ताकि ये बहुत बल्कि ना हो जाए। ठीक है बेटा? थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।